हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैन्य एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज टीजीटी पीजी परीक्षा 2025 के अंतर्गत आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम संग्रह लेकर के आए हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत अच्छी सूचना नहीं है। जो आपकी परीक्षाएं 14 और 15 मई को होनी थी और किसी कारण बस स्थगित होकर के 21 और 22 जुलाई को कर दी गई है। काफी बच्चे तैयार थे परीक्षा देने के लिए और उनमें थोड़ी सी अब समस्याएं आ सकती है। जिस ऊर्जा के साथ उनकी कंटिन्यूटी थी और उनके कंटिन्यूटी में थोड़ी बहुत तो गिरावट आ सकती है, लेकिन मैं कहूंगा कि उसमें गिरावट नहीं आने दीजिए और ऊर्जा के साथ आप उसका अध्ययन करिए। तो चलिए हम आपको देखते हैं कि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अध्ययन कराने वाले फिजिकल एजुकेशन के अंदर। और सेट नंबर हमारा हो जाएगा आपका 11वें सेट के बाद में आज प्रश्नों का संग्रह लेकर के पहला प्रश्न देखते हैं। किस ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाए गए? तो 1932 जो है लॉस एंजलिस ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाया गया और जिसमें 37 देशों के एथलीटों के लिए 500 से अधिक बंगले बने थे। यानी 37 देश के एथलीटों के लिए 500 से अधिक बंगला बनाया गया था। और 1932 के ओलंपिक में पुरुष एथलीटों के लिए जो वाल्डविन हिल्स में एक ओलंपिक गांव बनाया गया था। कहां बनाया गया था? तो वाल्डविन हिल्स में एक गांव बनाया गया था। और महिला एथलीटों के लिए विल्सायर बुलेवार्ड पर चैपमन पार्क होटल में ठहराया गया है। विल्सायर बुलेवार्ड पर चैपमन पार्क होटल में महिलाओं को ठहराया गया था और पुरुषों के लिए वाल्डविन हिल्स में एक गांव बनाया गया था। तो सबसे पहले नेक्स्ट हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं और मैं आपको बता दूं कि 1 से 7 तक और 8 से यहां पे 11 तक 10 सेट तो कंप्लीट है। 11 वाला में कुछ बाकी है, वो भी हो सकता है आज शाम को मैं कर दूं। तो 2 पीडीएफ है, जिस दोनों पीडीएफ का मैंने आपको एक प्राइस रखा है 75 रुपया और इसका है 49 रुपया और इसका है 25 रुपया, हुआ 74, लेकिन 75 हम राउंड फिगर में बोल देते हैं। अगर किसी को भी जरूरत हो तो विथ डायग्राम के साथ ये बुक आपके पास तैयार है, आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है 9450 85 387। इस पे आप मैसेज करेंगे मुझे पीडीएफ की जरूरत है तो मैं आपको बार कोड भेज दूंगा और आप उतना भुगतान करेंगे। जिसको पार्ट 1 चाहिए पार्ट 1, जिसको पार्ट 2 चाहिए पार्ट 2, और मैं तुरंत आपको व्हाट्सएप पे डिजिटल आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। एथलीट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी के बगल में जो विक्ट्री स्टैंड होता है, कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी के किधर खड़ा होता है? यानी कह सकते हैं कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी किधर खड़ा होता है। यानी जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है, देखिएगा यहां पे देखिएगा दाएं खड़ा होता है कि बाएं खड़ा होता है कि बीच में या कहीं भी। तो स्वाभाविक है कि ये आप बाएं खड़े होता है। यहाँ पे विक्ट्री स्टैंड दिख रहा है इसलिए आपको समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। इसलिए जैसे मान लीजिए ये खिलाड़ी है और ये यहाँ पे खड़ा है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा? इसका लेफ्ट तो कांस्य होगा और इसका राइट क्या होगा? रजत होगा। यानी हम कह सकते हैं ये आपका गोल्ड है, स्वर्ण है, ये आपका बाउंस कांस्य है और एक आपका सिल्वर रजत है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसके बाएं, यानी हम कह सकते हैं जो बाएं होता है वो कांस्य पदक विजेता होता है और जो दाएं होता है वो रजत पदक विजेता होता है और जो बीच में होता है वो गोल्ड पदक विजेता होता है। तो इस तरह से अगर प्रश्न आते हैं तो थोड़ा सा लग रहा बहुत हल्का है, लेकिन विक्ट्री स्टैंड है आपको इजी लग रहा है, वहां विक्ट्री स्टैंड बना करके नहीं देगा। तो जहां पे आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत के हॉकी टीम के कप्तान थे। यानी पहली बार जब भारत ने ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता था तो उसके कप्तान कौन थे? 1928 में पहला मेडल गोल्ड भारत ने जीता था 1928 में, तो उसके कप्तान कौन थे? ऑप्शन बी सही है, जयपाल सिंह मुंडा थे। जयपाल सिंह मुंडा थे
जो कैप्टन थे हॉकी के। और यहां पे मैं बता दूं, सैयद लाला शाह बुखारी 1932 ओलंपिक के कैप्टन थे और मेजर ध्यानचंद 1936 ओलंपिक के कैप्टन थे और किशन लाल 1948 ओलंपिक के कैप्टन थे। यानी जो इनका मैंने इसमें दिया है, इन सबका हमने आपको यहां दे दिया, जिससे कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो, इसमें से कोई पूछता है तो। नेक्स्ट चलते हैं। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है? 29 अगस्त को खेल दिवस, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाया जाता है? तो उत्तर है आपका डी, 1995 से मनाया तो जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पे देखिएगा 2012 में भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया। खेल दिवस तो मनाया ही जाता था 29 अगस्त को, 1995 से मनाने की परंपरा शुरू की गई, लेकिन आधिकारिक तौर पे, जिस तरह से आधिकारिक तौर पे आपके देश की भाषा क्या है, वो न हिंदी है और न वो अंग्रेजी है। हिंदी एक राजभाषा है जो सबके दिलों पे राज करता है, वो एक राजभाषा है, इसलिए हम उसे राष्ट्रभाषा भी नहीं कर सकते हैं। संविधान का जब अध्ययन आप करेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है। उसी तरह से यह एक खेल दिवस तो मनाया जाता है, आधिकारिक तौर पे 2012 में भारत सरकार ने इसे घोषित किया। अगर यहाँ 1995 मैंने दोनों दिया है कि किस तरह से प्रश्न पूछता है और आप उसका किस तरह से उत्तर देते हैं। वो आपसे पूछना क्या चाहता है वो भी आपको सीखना पड़ेगा एग्जाम में, कि हमसे ये पूछना क्या चाहता है। कभी कभी डबल उत्तर दिया रहता है, मतलब एक प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं और दोनों इसमें होता है, लेकिन वो पूछना क्या चाहता है, नियरेस्ट कौन सा उत्तर है, वो आपको बताना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसी को बोलते हैं अनुभव। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। जो इलाहाबाद था वो प्रयागराज में हुआ था, जहां पे अभी कुंभ लगा था। उन्होंने झांसी के हीरोज ग्राउंड में हॉकी खेलना शुरू किया था और उनका पूरा जीवन भी झांसी में बीत गया। और इनको दद्दा यानी प्यार से दद्दा ध्यानचंद भी कहते थे, मैं आपको बता दूं। और झांसी में मेजर ध्यानचंद का बहुत बड़ा संग्रहालय भी बनाया गया और मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भी बनाया गया। देखिए प्रश्न पूछा, लखनऊ में भी ध्यानचंद स्टेडियम है और आके झांसी में भी है और इंटरनेशनल स्टेडियम ध्यानचंद दिल्ली में भी है। वो पूछना क्या चाहता है वहां पे आपको ध्यान देना। तो इस तरह से हमने हीरोज ग्राउंड में यहाँ पे झांसी, इनका काफी यादगार, काफी समय झांसी में बीता, यानी हम कह सकते हैं इनकी जीवन की जो शुरुआत हुई वो झांसी से हुई। नेक्स्ट चलते हैं। जो फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन किसकी पुस्तक है? तो चार्ल्स ए बूशर, ऑप्शन ए सही है। चार्ल्स ए बूशर फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट चलते हैं। चार्ल्स ए बूशर ने शारीरिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए, यानी शारीरिक शिक्षा, देखिए ये सबका एक है, इसमें ऑप्शन नहीं बनाए हैं। चार्ल्स बूशर के द्वारा शारीरिक शिक्षा के विभिन्न जो उद्देश्य है, जैसे शारीरिक विकास, मानक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विषय, पूछता है ये किसका है कथन है, किसका उद्देश्य है, तो ये सब चार्ल्स ए बूशर का है। इसमें से कोई भी एक उठा करके पूछ देगा और चार नाम दे देगा तो वहां पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, शारीरिक अंगों का विकास, पेशी तथा तंत्रिका तंत्र के तालमेल का विकास, सर्वांगीण विकास, निर्वचनात्मक विकास, शारीरिक शिक्षा का किसका उद्देश्य है? ये किसने ये परिभाषा दिया है? तो ये है जेबी नैश, ऑप्शन बी सही है। जेबी नैश का यह एक परिभाषा है। नेक्स्ट चलते हैं कि 1896 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया, यानी किसको प्राप्त किया गया? मैंने 1896 पहला ओलंपिक जब हुआ था एथेंस में, तो ओलंपिया नामक स्थान पे हुआ था। जैसे एथेंस भी देते ओलंपिया भी देते, ओलंपिया तो ओलंपिया पे आप उत्तर लगाएंगे, ओलंपिया नामक स्थान पे हुआ था। तो पहला स्वर्ण पदक किसने दिया था, जीता था? तो जेम्स बी कोनोली अमेरिका के खिलाड़ी थे, आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और ओलंपिक के इतिहास में
पहला गोल्ड मेडल प्राप्त करने का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, जेम्स बी कोनोली अमेरिका का है। लेकिन कुछ और इतिहास को हमने अगर इसका नाम दे दिया तो इसका भी कोई ना कोई मतलब है। देखिए, प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और द्वितीय स्थान किसने प्राप्त किया था? यूनान ने। और तृतीय स्थान किसने प्राप्त किया था? जर्मनी ने। हम कह सकते हैं 1896 में जो देशों का स्थान ये इस तरह का था, प्रथम द्वितीय तृतीय इनका स्थान था। आइए इनका भी हमने आप जिक्र किए हैं। देखिए, जो दिमित्रियोस लोद्रास, ये ग्रीस यूनान के रहने वाले हैं और सबसे युवा पदक विजेता 10 वर्ष 218 दिन, ये जिम्नास्टिक में तृतीय स्थान प्राप्त किया था। तृतीय स्थान जिम्नास्टिक में प्राप्त किए थे। ये ग्रीस के आज तक इनका रिकॉर्ड बरकरार है। इनसे कम उम्र का कोई आज तक खिलाड़ी नहीं हुआ जो ओलंपिक में किसी प्रकार का कोई पदक प्राप्त किया हो। प्रथम ओलंपिक के उद्घाटनकर्ता किंग जॉर्ज प्रथम, ग्रीस का जो राष्ट्राध्यक्ष यानी राजा थे, किंग जॉर्ज प्रथम ने ओलंपिक का उद्घाटन किया था। और जो स्पिरिडन लुइस, ग्रीस के प्रथम गोल्ड मेडल मैराथन धावक के रूप में प्राप्त किया था। अगर यह पूछता है ग्रीस के तरफ से प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया था, तो स्पिरिडन लुइस ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, वो भी मैराथन धावक के रूप में प्राप्त किया था। और 1896 में सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पदक ही दिए जाते थे, यानी प्रथम और द्वितीय पुरस्कार ही दिया जाता था, यानी कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल्स नहीं दिए जाते थे। तो ये भी मैं आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट चलते हैं कि सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं सूर्य नमस्कार के आसन तो है, लेकिन आप मंत्र की मैं बात किया। सूर्य नमस्कार में कितने, तो ऑप्शन सी सही है, 12 मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सूर्य नमस्कार के 12 आसन भी है। अरे सूर्य नमस्कार के 12 आसन भी है तो 12 मंत्र भी होगा। और यही चंद्र नमस्कार में 14 आसन होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015 भारत से ही किया गया। ये भारत बहुत भाग्यशाली है इस दृष्टिकोण से कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015 में भारत से किया गया था। और आपके जो बाबा रामदेव का बड़ा रोल इसमें रहा सरकार के साथ साथ। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश में अभी तक सबसे अधिक 4 बार एशियाई खेल का आयोजन हो चुके हैं, कराया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, थाईलैंड। थाईलैंड एक ऐसा देश है जो 4 बार एशियाई खेल प्रतियोगिता का संपन्न कराया। 1966, 70, 78 और 98 में एशियाई खेल की मेजबानी सभी बैंकॉक में की गई थी। थाईलैंड के बैंकॉक में की गई थी। और ओसीए का अगर फुल फॉर्म पूछता है तो ओलंपिक काउंसिलिंग ऑफ एशियाड, ओसीए का अगर फुल फॉर्म पूछता है तो यहां पे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं, पीटी उषा जो पायोली एक्सप्रेस, जिसको गोल्डन गर्ल, क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड यानी खेलों की रानी के नाम से जानी जाने वाली किस ओलंपिक में 1 सेकेंड के 100वें भाग से आपने कांस्य पदक से चूक गई, यानी कांस्य पदक प्राप्त कर लीजिए, 1 सेकेंड के 100वें भाग से वो मतलब कांस्य पदक प्राप्त नहीं कर पाई, तीसरा स्थान प्राप्त नहीं कर पाई। किस ओलंपिक में? तो आप जानते हैं कि 1984 जो लॉस एंजल्स ओलंपिक था उसमें आपने 1 सेकंड के 100वें भाग से पीछे रह गई। और यहाँ पे इनका नाम क्या है? पिल्ला उल्ला कांडी और थेक्के पराविलम उषा इनका पूरा नाम है। और 1984 में अर्जुन पुरस्कार और 1985 में पद्मश्री पुरस्कार से आप सम्मानित किए गए हैं। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे हो तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बस इतनी ही अपेक्षा आपसे मैं करता हूं, यही ऊर्जा है हमारे आपके साथ बने रहने के लिए। और मैं बताऊं कि देखिए ह्यूमन एरर हो सकता है, मैं प्रयास करता हूं कि कहीं भी मिस्टेक ना हो,
लेकिन मानवीय भूल हो सकती है कहीं। अगर आपको लगता है कि हमसे यहाँ पे मिस्टेक हुई है तो बेहिचक आप कमेंट में आप लिख सकते हैं और मैं उसको जवाब देने का प्रयास करूंगा, उससे आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। मैं नहीं कर सकता। और मैं ये बता दूं, मैं एक सीनियर विद्यार्थी हूं और आप एक जूनियर विद्यार्थी, मैं इतना ही मान के चलता हूं। शिक्षक अपने आप को मैं नहीं मानता हूं, सीनियर विद्यार्थी मानता हूं। नेक्स्ट चलते हैं। 1984 लॉस एंजलिस में पीटी उषा किस रेस में 1 सेकेंड के 100वें भाग से कांस्य पदक से चूक गए थे? वो तो मान लिए हम 84 में, लेकिन कौन सा उनका प्रतियोगिता था जिसमें आपने कांस्य पदक से चूक गए? तो यहां पे सी ऑप्शन सही है। 400 मीटर हर्डल दौड़ था, बाधा दौड़ था, उसमें आपने 1 सेकेंड के 100वें भाग से पीछे रह गई। नेक्स्ट चलते हैं। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख किस ओलंपिक में 1 सेकेंड के 100वें भाग से कांस्य पदक से चूक गए थे? तो ऑप्शन बी सही है, 1960 रोम ओलंपिक में। मिल्खा सिंह 1960 ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक से 1 सेकेंड के 100वें भाग से चूक गए। 400 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, ये जान लीजिए। ये पूछ देता है कौन सा दौड़ था इनका, तो वहां पे इसलिए मैं इसका जिक्र कर देता हूं कि वहां पे आप किसी तरह से परेशान ना हो। नेक्स्ट, किसकी कल्पना पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ फीह ने, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 1971 में प्रथम हॉकी विश्व कप की शुरुआत की थी? प्रथम हॉकी विश्व कप की शुरुआत 1971 में की गई थी, लेकिन किसकी कल्पना पे, किसका मतलब निवेदन था, किसका विचार था? तो ऑप्शन बी सही है, एयर मार्शल नूर खान। एयर मार्शल नूर खान की समझिए कि एक कल्पना पे यह विश्व हॉकी कप प्रतियोगिता का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान के एयर मार्शल नूर खान ने कल्पना की थी, उन्होंने इस विचार को 1969 में फीह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के सामने एक बैठक पेश किया और 1971 में पहला विश्व कप स्पेन बार्सिलोना में आयोजित किया गया। फीह की स्थापना कब हुई थी जानते हैं आप? 7 जनवरी 1924 को, यानी हम कह सकते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। और महिला प्रथम विश्व हॉकी 1974 मेल्डिव फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पुरुष महिला, देखिएगा, बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पुरुष महिला वर्ग में अधिकतम कितने आयु के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? यानी अधिकतम कितने आयु के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? तो मैंने न्यूनतम और अधिकतम दोनों का जिक्र कर दिया है। 19 से 40 वर्ष, 19 से 40 वर्ष के खिलाड़ी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकते हैं। और पुरुष वर्ग में सुपर हैवी वेट 91 केजी प्लस, यानी सुपर हैवी वेट की शुरुआत कहां से होती है? 91 केजी से ऊपर जितने भी खिलाड़ी होंगे वो सुपर हैवी वेट के खिलाड़ी माने जाएंगे। और महिला वर्ग में हैवी वेट, महिला में सुपर हैवी वेट नहीं होता है, हैवी वेट होता है 81 प्लस, यानी 81 से अधिक जिन महिलाओं का वजन होगा उसे हम हैवी वेट में शामिल करते हैं। नेक्स्ट, पुरुष वर्ग में लाइट फ्लाइट वेट, लाइट फ्लाइट वेट की शुरुआत कहां से होती है? तो 46 से 48 केजी के बीच के जो खिलाड़ी होते हैं उसे हम लाइट फ्लाइट वेट की कैटेगरी में रखते हैं। और महिला वर्ग में लाइट फ्लाइट वेट 45 से 48, यहां 46 से 48 पुरुष वर्ग में, महिला है 45 से 48 वर्ग की जो खिलाड़ी होंगे उन्हें लाइट फ्लाइट वेट में रखा जाएगा। आइए आगे चलते हैं। बॉक्सिंग विश्व प्रतियोगिता में पहली बार कब दस्तानों का प्रयोग हुआ? यानी बॉक्सिंग विश्व प्रतियोगिता में पहली बार जो दस्ताना होता है ना, मैं इमेज नहीं लगा पाया, लेकिन बुक में इमेज लगाया हूं, मिस्टेक हो गया है। तो दस्ताने का प्रयोग पहली बार कब किया गया? तो 1984 में पहली बार दस्तानों का प्रयोग किया गया। मुक्केबाजी दस्ताने इस्तेमाल करने का पहला रिकॉर्ड 1884। नेक्स्ट चलते हैं। ओलंपिक खेलों में
किस खेल के लिए वेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो बॉक्सिंग में वेल वार्कर कप बॉक्सिंग में प्रदान किया जाता है। और वार्जिया लॉन्ग कॉर्न ट्रॉफी मुक्केबाजी से संबंधित है। वार्जिया लॉन्ग कॉर्न ट्रॉफी भी मुक्केबाजी से संबंधित है। वेल वार्कर कप भी मुक्केबाजी से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट, लचीलेपन को मापने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्रसिद्ध परीक्षण है। तो सीट एंड रीच टेस्ट जो है लचीलेपन को मापने के लिए वो प्रसिद्ध प्रशिक्षण है। सीट एंड रीच हैमस्ट्रिंग और पीठ के निचले हिस्से के लचीलेपन का एक आकलन है। नेक्स्ट चलते हैं। भारोत्तोलन में रेफरी किस रंग का बल्ब का प्रयोग करता है? भारोत्तोलन में तो सफेद और लाल रंग के बल्ब का प्रयोग भारोत्तोलन में रेफरी करते हैं। और भारोत्तोलन में जो सबसे छोटा डिस्क होता है 0.25, उसका कलर क्या होता है? पीला होता है। और 25 किलोग्राम रंग का लाल होता है और 20 किलोग्राम का जो रंग होता है वो नीला होता है। ये जानिएगा, अगर ये रंग लाल है ना तो 2.5 किलो का भी लाल होगा। 20 किलो है ना, अगर 2 केजी होगा तो उसका भी नीला होगा। अगर जो 15 केजी का है वही 1.5 केजी का भी होगा। इस तरह से ये चलता है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। कुश्ती में पहलवान को विजेता घोषित कौन करता है? ऑप्शन ए सही है। मैच चेयरमैन जो होता है वो कुश्ती में पहलवान को विजेता घोषित करता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखें, मैच क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 12x12 मीटर होती है। और मैट पर जैसे मान लीजिए 12x12 हो गया और इसमें एक वृत्त होता है, तो वृत्त का जो व्यास होता है ये समझिए वो 9 मीटर गोलाकार होता है। 9 मीटर का वो गोलाकार होता है, जो व्यास होता है वो 9 मीटर का होता है। और मैट की जो मोटाई होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। 10 सेंटीमीटर मैट की मोटाई होती है। नेक्स्ट चलते हैं। स्नूकर खेल में खिलाड़ी द्वारा पोंटिंग में डाली गई किस कलर की गेंद से सबसे अधिक अंक प्राप्त किए जाते हैं? सबसे अधिक यानी कौन से कलर गेंद से खिलाड़ी को सबसे अधिक अंक प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, काली गेंद। 7 अंक प्राप्त होते हैं। गुलाबी से 6 और नीली से 5 और भूरी से 4 अंक प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ बात बताएं। स्नूकर में 6 छिद्र होता है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 6 छेद होता है, जिन्हें पोंटिंग कहा जाता है। और स्नूकर जो है इंग्लिश बिलियर्ड की मेज पे ही खेला जाता है। स्नूकर इंग्लिश बिलियर्ड की मेज पे खेला जाता है। और इंग्लिश बिलियर्ड की शुरुआत लाल गेंद से शुरू की जाती है। इसकी शुरुआत लाल गेंद से होती है। कुल 22 गेंद होते हैं, 15 गेंद लाल, एक सफेद गेंद को क्यों गेंद कहते हैं? और 6 रंगीन, तो 6 1 7 और 15 7 22, यानी टोटल इसमें 22 गेंद का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वांछित काम करवाने की योग्यता नेतृत्व कहलाता है। किसने कहा था? तो ऑप्शन है आल्फ्रेड तथा बीटी का यह कथन था। बिना बल के प्रयोग के नेतृत्व का काम कराना आल्फ्रेड बीटी के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेतृत्व एक प्रभुत्व और प्रतिष्ठित पद है जो दूसरों के व्यवहार का नियंत्रित करने अथवा व्यवहार का आधार सुनिश्चित करने की योग्यता द्वारा अर्जित किया गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन यह किम्बल यंग जी का यह कथन है। किम्बल यंग जी का यह कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। किस काल में योग का जन्म हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, वैदिक काल में योग का जन्म हुआ था। रामायण और महाभारत वैदिक काल है और मुस्लिम काल में योग पर प्रतिबंध लगाया था। पूछ दिया किस काल में योग पे प्रतिबंध लगाया गया था?
तो मुस्लिम काल में योग पे प्रतिबंध लगाया गया था। स्वयं आप मार्क टेस्ट देना चाहें तो एक जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लिया करिए, और आप, मैं बोल रहा हूं, आप मेरे से पहले लगा लिया करिए, तो पता चलेगा कि आपका मार्क टेस्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निशानेबाजी में बंदूकों के प्रकार हैं, यानी कितने प्रकार के बंदूकों का प्रयोग किया जाता है निशानेबाजी में, जो भारत एक बहुत जबरदस्त ओलंपिक में अपना स्थान दिया है। 3 प्रकार के राइफल, पिस्टल, शॉटगन, राइफल, पिस्टल, शॉटगन, 3 प्रकार के गन का प्रयोग किया जाता है। देखिए 50 मीटर राइफल पुरुष का जो अधिकतम वजन होता है वो 8 किलोग्राम होता है। 50 मीटर राइफल महिला का अधिकतम वजन 6.5 किलोग्राम होता है। 10 मीटर महिला पुरुष का अधिकतम, राइफल महिला पुरुष 5 किलो, 10 मीटर का महिला पुरुष दोनों का जो वजन होता है वो 5.5 किलो होता है। और 25 मीटर जो रैपिड फायर पिस्टल होता है उसका अधिकतम वजन 1.4 किलो होता है। और 10 मीटर एयर पिस्टल का अधिकतम वजन क्या होता है, 1.5 केजी होता है। तो इस तरह से ये जो पिस्टल जो प्रयोग किया जाता है, अब इससे आप पता चल गया होगा कि कितने कितने मीटर की प्रतियोगिताएं होती हैं। यानी हम कह सकते हैं 50 मीटर और 10 मीटर और 25 मीटर। देखिए यानी 3 तरह की प्रतियोगिताएं, 50 मीटर, 10 मीटर और 25 मीटर की प्रतियोगिताएं इसमें होती है। नेक्स्ट चलते हैं। पूछ दिया निशानेबाजी में कौन सी प्रतियोगिताएं नहीं होती है, 50 मीटर, 10 मीटर और 25 मीटर, और एक डाल दिया 15 मीटर। तो अब जाने रहेंगे तो अभी 15 पे लगाएंगे, नहीं तो 10 मीटर का प्रतियोगिता होता ही नहीं होगा। तो इसलिए देखिए गलती से फिर जो ये आप फिगर यहाँ पे लग गया वहां लगना था। 3x3, 3x3 बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 3x3 बास्केटबॉल में टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, 3 खिलाड़ी होते हैं। 3 ही खिलाड़ी 3x3 बास्केटबॉल में खेलते हैं और समय अवधि होती है 10 मिनट। 3x3 बास्केटबॉल खेल की जो अवधि होती है वो 10 मिनट होती है। और अमरेंद्र नायक, कंवर गुरबाज सिंह संधू और लोकेंद्र सिंह सेजिन मैथ्यू 3x3 बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बेसबॉल खेल के मैदान को क्या कहते हैं? बेसबॉल खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी सही है, डायमंड कहते हैं। और जो वेलोड्रम है वो साइकिलिंग खेल के मैदान को, और रिंग जो है वो मुक्केबाजी, और रिंग जो है वो स्केटिंग। देखिए रिंग स्केटिंग और रिंग मुक्केबाजी और वेलोड्रम है साइकिल से रिलेटेड है। तो आप चलते हैं आगे। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? ब्राजील का, तो ऑप्शन ए सही है, कैपोईरा। कैपोईरा ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। और यहां पे देखिएगा वॉलीबॉल श्रीलंका नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। बैडी रूस का खेल है, और बैडी जिसे रूसी हॉकी भी कहा जाता है, बैडी को रूसी हॉकी भी कहा जाता है। और तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है, और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये तो जानते ही हैं। तो आइए और आगे चलते हैं। उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये एडवर्ड एल जो है थांडाइक, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत के जो जनक है वो थांडाइक है। कोहलर अपना प्रयोग बनमानुस पर किया था। कोहलर जो थे वो अपना प्रयोग कहां पे किए थे? बनमानुस पे। और पावलो की बात करें तो वो कुत्ता पे किए थे क्या? चलिए, अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ के सिद्धांत किसने दिए थे? अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर दिए थे। ऑप्शन बी आपका सही है। पावलो सीखने का सिद्धांत और स्थापन प्रतिपादन किया, और पावलो अपना प्रयोग कुत्ता पर किए थे। देखिए मिस्टेक हो रहा था, पावलो कुत्ता पे ही अपना सिद्धांत प्रयोग किए थे। नेक्स्ट चलते हैं।
डायनामिक डायनामिक स्ट्रेचिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो मांसपेशियों को गर्म करना, चोट से बचाव करना, लचीलापन बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। खो खो मैच में कितने अधिकारी होते हैं? आज खो खो की समस्या का समाधान मैं करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत ही लोगों का इस पे प्रश्न आया था कि खो खो में कुछ त्रुटियां हुई थी। आइए चलते हैं। तो इसमें 5 अधिकारी होते हैं। खो खो मैच में कितने अधिकारी होते हैं? 5 अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। अंपायर 2 होते हैं, रेफरी 1 होता है, टाइम कीपर 1 होता है और स्कोरर 1 होता है। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो खिलाड़ी अधिकारियों की संख्या कितनी हो जाती है? 5 होते हैं। 2 3 4 5 अधिकारी होते हैं। आइए आगे चलते हैं। आइए, खो खो में बहुत सारी समस्याएं आती थी, आज मैं खो खो का समाधान कर दूंगा। खो खो की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? तो 27 गुणे 16 मीटर होती है। खो खो खेल की लंबाई 27 गुणे 16 होती है और पहले 29 गुणे 16 होती थी। अब क्या है? यह 27 गुणे 16 हो रही है। लेकिन यह पूछ क्या रहा है? पोस्ट लाइन से पोस्ट लाइन की दूरी क्या होती है? पोस्ट मतलब एक वो पोल होता है, एक यहाँ पोल होता है। एक पोल से दूसरे पोल की दूरी कितनी होती है? तो एक पोल से दूसरे पोल की जो दूरी होती है वो 24 मीटर होती है। कितनी होती है? 24 मीटर होती है। अभी मैं आपको डायग्राम के साथ बताने वाला हूं। और बता दें कि खो खो मैच की जो अवधि होती है वो 48 मिनट की होती है। 48 मिनट की होती है। वो कैसे होता है? तो जो पहला राउंड होता है 9 मिनट का होता है, फिर 3 मिनट का इंटरवल, फिर 3 मिनट, 9 मिनट होता है। तो 9 9 18 3 क्या हो गया? जोड़ लीजिएगा, 18 21 हो गया। और ये 21 6 आपका 27 हो गया और फिर ये 27 हो गया आपका। यानी जो ये पूरा जोड़ लेंगे तो ये आपका 48 मिनट हो जाएगा। यानी फिर 9 3 9 इस तरह से खेल प्रतियोगिताएं खो खो की होती है। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि 58 मिनट होता है। नहीं, जो नए नियम के हिसाब से ये आपका 48 मिनट होता है। यही सही उत्तर है। और 29/16 9 होकर के अब 27 वाले 16 प्रतियोगिता हो गई। या पोस्ट लाइन से पोस्ट लाइन की जो दूरी होगी वो 24 मीटर की होगी। आगे और समझते हैं फील्ड के साथ। यहाँ पे देखेंगे यही पोस्ट है, यही गोल पोस्ट है। अरे सॉरी, पोस्ट गोल पोस्ट है। जो पोल है ये पोल है और ये पोल है। मैं यही बताया हूं कि यहां से यहां के बीच की दूरी, जो जैसे मान लीजिए यही लाइन है ना, और यहां से और यहां से यहां से ये 24 मीटर होती है। और इसमें कुछ हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका ये किसको बोलते हैं कि मिड लाइन हम कह सकते हैं, सेंटर लाइन बोल सकते हैं। ये जो सेंटर लाइन होती है, 2 सेंटर लाइन होती है, दोनों पोल के बीच में 2 सेंटर लाइन होती है। और सेंटर लाइन की जो चौड़ाई होती है वो कितना होती है? वो 30 सेंटीमीटर होती है। सेंटर लाइन की जो चौड़ाई होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। और ये जो होती है इसको हम बोल सकते हैं, कौन सी लाइन बोल सकते हैं? पोस्ट क्रॉस लाइन। ये जो होता है इसको बोलते हैं क्रॉस लाइन। और क्रॉस लाइन की जो चौड़ाई होती है वो 35 सेंटीमीटर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह 35 गुणे 30 सेंटीमीटर का ये बॉक्स होता है। 35 गुणे 30 सेंटीमीटर का ये बॉक्स होता है। और ये जो 2:30 का होता है, मतलब एक क्रॉस लाइन और दूसरे क्रॉस लाइन के बीच की दूरी होती है ये 2:30 होती है। और यहाँ पे जो फ्री जोन होता है आप देख सकते हैं, ये जो फ्री जोन होता है, ये फ्री जोन होता है वो 1.5 मीटर का होता है। वो 1.5 मीटर का होता है। और यहाँ पे देखेंगे सेंटर लाइन से, और हम कह सकते हैं कि ये इन लाइन की बात करें, इस लाइन को बात करें तो ये 785 और ये होता है 785। तो इस तरह से और आगे हम चलते हैं। ये जो एरिया है, यानी हम कह सकते हैं कि पोस्ट लाइन और क्रॉस लाइन के बीच की दूरी 255 मीटर होता है। क्रॉस लाइन और पोस्ट लाइन के बीच की दूरी 255 मीटर होता है। तो इस तरह से हम खो खो से संबंधित कुछ बातों को लेकर के आए। यहाँ पे देखिए, खो खो में क्रॉस लाइन की दूरी
क्रॉस लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 35 सेंटीमीटर होती है। देखिएगा एग्जाम है, हम नहीं कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है। एग्जाम में जब बैठेंगे वहां दिमाग उड़ जाता है, जैसे लगता है कि नहीं यही सही है, यही सही। एक बार आप देखिए कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। क्रॉस लाइन यानी ऐसे ऐसे जो खींचा जाता है वो क्रॉस लाइन है, जो ऐसे ऐसे खींचा जाता क्रॉस लाइन है, और इस तरह से जो खींचा जाता है वो सेंटर लाइन है। तो ये पूछ रहा है इस क्रॉस लाइन की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? तो 35 सेंटीमीटर होती है। अगर वही सेंटर लाइन की पूछ दिया तो आप 30 सेंटीमीटर लगा देंगे। देखिए सेंटर लाइन की जो चौड़ाई होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है, और सेंटर लाइन से साइड लाइन की जो दूरी होती है, यानी कह सकते हैं कि ये सेंटर लाइन से और साइड लाइन की जो दूरी होता है वो 785 मीटर होता है, मीटर होती है। और फ्री जोन होता है वो 1.5 1.5 मीटर का होता है, 1.5 मीटर का होता है। वो 2.55 का होता है। क्रॉस लाइन से पोस्ट लाइन के बीच की दूरी 2.55 होता है। तो हम नहीं कहते आपको फंसाना है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको फंसाना एक नंबर या एक कुछ चुराना है, ताकि एक आदमी का एक नंबर अगर डाउन होता है तो बहुत पीछे हो जाएगा। हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती है? हेप्टा प्रतियोगिता में इसमें से कौन सी कौन प्रतियोगिता होती है? तो जैसे डेका में 10 होती है और हेप्टा में 7 होती है। तो यहाँ पे 3 ट्रैक एंड 4 फील्ड स्पर्धाएं होती है। 3 ट्रैक और 4 फील्ड स्पर्धाएं होती है। मैंने पहले सेट में इसको दिया था। तो हेप्टाथलॉन में हम कह सकते हैं 7 प्रतियोगिताएं होती हैं, और साथ में 3 ट्रैक इवेंट्स हैं और 4 फील्ड इवेंट्स हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिएगा हेप्टाथलॉन में 2 दिन में 7 स्पर्धाएं संपन्न कराई जाती है। और पहला दिन क्या है? 100 मीटर बाधा दौड़, और महिला के लिए होता है। जानिए हेप्टाथलॉन किसके लिए होता है? महिला के लिए। डेकाथलॉन पुरुष के लिए होता है। और उछाल कूद जिसको बोलते हैं, गोला फेंक और 200 मीटर। और दूसरा दिन लंबी छलांग और भाला हम कह सकते हैं 800 मीटर। तो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि यह आपका 7 प्रतियोगिताएं होती हैं ट्रैक और फील्ड की। 400 मीटर ट्रैक में 7 लेन का फुल स्टेगर, यानी 7वें लेन का, यानी हम कह सकते हैं 400 मीटर होता है ट्रैक, उसमें 7वें लेन का जो फुल स्टेगर, 200 मीटर में हाफ स्टेगर और 400 मीटर में फुल स्टेगर पड़ता है। इसमें फुल स्टेगर कितना होगा? तो ऑप्शन ए सही है, 45.36 मीटर का फुल स्टेगर होता है। आइए हम कुछ और बातें करते हैं। यहाँ पे हमने बात करते हैं जो पहले लेन का स्टेगर होता है 0 मीटर, कोई स्टेगर नहीं होता है। दूसरे का है 7.04 मीटर, और तीसरे का है 14.70 मीटर, और 22.36, और यहाँ पे 30.3 मीटर, और 37.7, और 45.36, और 53.5। यानी 8 लेन के स्टेगर की हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया। अगर कहीं कोई पूछता है थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बना लें। हालांकि आपको जानकारी है इंटरवल ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? इंटरवल ट्रेनिंग का आविष्कार तो गल्सरर हर्बर्ट रेंडले जो है, गल्सरर हर्बर्ट रेंडले ने इंटरवल ट्रेनिंग का आविष्कार किया था। तो बाकी कौन किया था? सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार मॉर्गन एडम्सन ने किया था, और प्रेशर ट्रेनिंग का विंटर वोटम ने किया था, और आइसोमेट्रिक का प्रारंभ जो है हेंटिगर ने किया था। ये चीजें अगर है इनका मतलब, तो इसका भी मतलब है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो देता हूं तो ऑप्शन के साथ और भी प्रश्नों को साधने का प्रयास करता हूं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज हो। बात करते हैं 125 में लेकर के आ रहा था, लेकिन इतना ज्यादा श्रृंखला हो गया 125 का, हम कर सकते 125 से ज्यादा प्रश्न होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वेट ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? वेट ट्रेनिंग तो फ्रेडरिक यान जो थे वो वेट ट्रेनिंग का आविष्कार आपने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। खिलाड़ी प्रशिक्षक की देखरेख में सीखे कौशलों का अभ्यास करता है, उसे क्या कहते हैं? तो ग्रूविंग द स्ट्रोक बोलते हैं इसको ग्रूविंग द स्ट्रोक है। यानी खिलाड़ी प्रशिक्षक की देखरेख में और सीखा गया जो कौशल होता है वो अभ्यास करता है, उसे ग्रूविंग द स्ट्रोक कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, स्पीड प्ले किससे संबंधित है? तो स्पीड प्ले जो है वो फार्ट लेग ट्रेनिंग से संबंधित है। स्पीड प्ले फार्ट लेग ट्रेनिंग से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं।
रिवार्ड का क्या अर्थ होता है? तो खिलाड़ियों के कार्य का जो प्रतिफल होता है वही रिवार्ड होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि खिलाड़ियों के आपत्ति का निपटारा किस समिति द्वारा किया जाता है? किस समिति के द्वारा किया जाता है? तो अपील जूरी के द्वारा खिलाड़ियों के आपत्ति का निपटान किया जाता है और खेल उपकरण और मार्किंग की जांच तकनीकी व्यवस्था द्वारा की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, जिस व्यायाम के करने से मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस व्यायाम को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट चलते हैं, किस व्यायाम को करने से मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है? तो आइसोटोनिक व्यायाम करने से मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है। तुरंत आपको वीडियो मिल जाए, इसलिए अगर आप चाहेंगे तो हमें टेलीग्राम ग्रुप में अगर जुड़ जाएं, लिंक है उसमें, तो आपको तुरंत वीडियो जैसे मैं बनाता हूँ डाल दूँ। थोड़ा प्यास लग गई है। आगे चलते हैं, कंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक व्यायाम किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आइसोटोनिक। किसके अंतर्गत आता है? आइसोटोनिक व्यायाम के अंतर्गत आता है। कंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक व्यायाम आइसोटोनिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं, आइसोकाइनेटिक व्यायाम किसके अंतर्गत आता है? आइसोकाइनेटिक, तो ये दोनों के अंतर्गत आता है। इसके यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर, दोनों के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, उस विधि का नाम बताइए जिसमें कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है। इस बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है, तो ऑप्शन बी सही है, स्पाइडर वेब विधि इसको बोलते हैं, इसको स्पाइडर वेब विधि बोलते हैं। 48 नंबर पे चलते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं? तो विलियम जेम्स है, ऑप्शन ए सही है, विलियम जेम्स है। और आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिंग जर्मनी में हुआ था। आधुनिक मतलब ये है विलियम जेम्स, और प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिंग जर्मनी में हुई। नेक्स्ट चलते हैं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायक होता है? ऑप्शन सी सही है, कैल्शियम जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। आइए, प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित होता है? प्रोटीन, तो प्रोटीन शरीर में ऑप्शन सी सही, अमीनो एसिड के रूप में एकत्रित होता है। और प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू होता है, जहां एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है और फिर छोटी आंत में अन्य एंजाइम इन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, लार में कौन सा लवण पाया जाता है? तो लार में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी लवण पाए जाते हैं। और लार में जिनमें से मुख्य है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट और फास्फेट, ये सब लार में लवण के रूप में पाए जाते हैं। क्योंकि 3 पूछा है तो उपयुक्त सभी है। पाचन में रासायनिक क्रिया गति पर कार्य करता है, रासायनिक क्रिया गति पर कार्य करता है। रासायनिक क्रिया पे कार्य करता रेनिन है। पाचन में रासायनिक क्रिया गति पर काम करता है रेनिन है, क्योंकि यह दूध को पचाने में मदद करता है, जिससे दूध लंबे समय तक पेट में रहता है और पाचन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे पोषक तत्व को बेहतर अवशोषण होता है। तो रेनिन होता है, रेनिन होता है। नेक्स्ट, स्पोर्ट मेडिसिन नामक शब्द कब आया?
तो 1928 शीतकालीन ओलंपिक में स्पोर्ट मेडिसिन शब्द आया और 1960 ओलंपिक में डोपिंग का पहला केस पाया गया। 1960 में डोपिंग का पहला केस पाया गया। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? तो हेमाटोमा बोलते हैं उसको। किसी हिस्से में अगर रक्त जम जाता है उसे हेमाटोमा बोलते हैं। और शरीर सामान्यतः तापमान 37 सेंटीग्रेड 98.6 फ़ारेनहाइट माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व के खेल चिकित्सा संगठन को माना जाता है, यानी विश्व खेल चिकित्सा संगठन माना जाता है FIMS इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन। संगठन की स्थापना 14 फरवरी 1918 सेंट मेरियल्स स्विट्जरलैंड में ओलंपिक शीतकालीन खेलों के दौरान एसोसिएशन इंटरनेशनल मेडिसिन स्पोर्ट्स AIMS के रूप में की गई थी। आज FIMS के रूप में है, 1928 में ही की गई थी। नेक्स्ट, खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति हुई थी, तो यूनान से खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति हुई थी और फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड में किया गया। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड में किया गया था और फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1879 में किया गया था। 1879 में किया गया था फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग। 1928 के आधुनिक ओलंपिक खेलों में मादक पदार्थ सेवन करने पर दंडित खिलाड़ी का नाम। 1928 में आधुनिक ओलंपिक में मादक पदार्थ का सेवन करने वाले जो प्रथम खिलाड़ी थे वो वेन जॉनसन। और हाल ही में 1988 में प्रसिद्ध ये कार्ल लुईस है, सही उत्तर है 1928 वाला कार्ल लुईस है। और ये हाल ही में 1988 में 100 मीटर धावक वेन जॉनसन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग करने के दोषी पाए गए थे। सियोल में ओलंपिक में जीता गया स्वर्ण खो भी दिया 1988 में वेन जॉनसन पाए गए थे, लेकिन 28 की बात करें तो कार्ल लुईस पाए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं। वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है? तो क्रायोथेरेपी चिकित्सा में बर्फ का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ठंडे और गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। उस चिकित्सा विधि को कंट्रास्ट बात करते हैं, यानी हम कहते हैं गर्म और ठंडा पानी का जहाँ प्रयोग करते हैं उस चिकित्सा को कंट्रास्ट बात करते हैं। और बर्फ का जब प्रयोग होता है उसको क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होते हैं। फिजियोथेरेपी के जन्मदाता है, तो फिजियोथेरेपी के जन्मदाता है पर हेनरिक लिंग, लेकिन कहीं कहीं हिप्पोक्रेट्स भी दिया है, ध्यान रखिएगा। अगर इसमें नाम नहीं है हिप्पोक्रेट्स का, इसलिए पर हेनरिक लिंग सही उत्तर है। लेकिन फिजियोथेरेपी के जन्मदाता पर हेनरिक लिंग, जिन्हें स्वीडिश जिम्नास्टिक के पिता भी कहा जाता है, लेकिन हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा जन्मदाता माना जाता है, यानी चिकित्सा का जन्मदाता हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है और चिकित्सा के जनक के रूप में इनको जाना भी जाता है। देखना है आपको वो पूछने का उसका नजरिया क्या है, ऑप्शन क्या देता है। अगर ये लिंग देकर के हिप्पोक्रेट्स देता है तो इसी को सही लगाएंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं। वर्टिकल जंप का प्रयोग होता है, वर्टिकल जंप का प्रयोग वॉलीबॉल में ब्लॉकिंग के लिए किया जाता है। देखिएगा, मतलब कूदना वर्टिकल, ये है वर्टिकल, ये भी देख सकते हैं वर्टिकल, और यहाँ पे ब्लॉकिंग किया जा रहा है, ये वर्टिकल। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट चलते हैं। पुरुष कबड्डी खेल में खेल मैदान की लंबाई चौड़ाई 13x10 मीटर होता है पुरुष कबड्डी में, लेकिन इसका जो विकर्ण होता है वो कितना होता है विकर्ण? तो ऑप्शन बी सही है 16.40, यानी ये आपका 13 और ये आपका 10। ये तो हो गया, जान गए। लेकिन यहां से यहां की दूरी या यहां से यहां की दूरी क्या होती है? तो 16.40
मीटर होती है। विकर्ण, कबड्डी का जो विकर्ण होता है, डायगोनल डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो 1640 मीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा हमने बना दिया है इसको, फील्ड भी आपको दिखा दिए। ये जो होता है ये 13 मीटर और ये जो होता है वो 10 मीटर होता है। 1 मीटर की ये लॉबी होती है, दोनों तरफ 1 मीटर की लॉबी होती है। तो ये बच गया। अगर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी की बात करें तो ये 8 मीटर हो गया। लेकिन अब यहाँ से यहाँ की दूरी की बात करें तो 1.75 मीटर हो गया यहाँ पे, जिसको हम ये बोनस लाइन इसको बोलते हैं, इसको बोनस लाइन बोलते हैं। और इसको जो है बल्क लाइन बोलते हैं, जो है बल्क लाइन इसको बोलते हैं। और जो बल्क लाइन की जो दूरी होती है वो 3.75 मीटर होती है सेंटर लाइन से, सेंटर लाइन से 3-5 मीटर होती है। और ये जो बल्क लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी होती है वो 1 मीटर होती है, वो 1 मीटर होती है। तो इस तरह से आपने कबड्डी के फील्ड की भी यहाँ पे मैंने एक जिक्र कर दिया। 13x10 मीटर का ये होता है। और ये जो होता है ना, ये बॉक्स होता है 8x1 मीटर का ये बॉक्स होता है, क्योंकि अंदर जो है 8 मीटर, 1 2 3 4 5 6 8x1 मीटर का यह बॉक्स होता है कि इसकी 1 मीटर चौड़ाई होती है और 8 मीटर लंबाई होती है। और इसी बॉक्स में जो मरे हुए खिलाड़ी होते हैं इनको बैठाया जाता है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल खेल मैदान की लंबाई चौड़ाई 18x9 मीटर होता है। लेकिन उसका जो डायगोनल डिस्टेंस होता है, जिसको विकर्ण होता है, वो कितना होता है? डायगोनल डिस्टेंस कितना होगा, उसका विकर्ण कितना होगा? तो 20.124 होगा। ऑप्शन ये सही है, 20.124 होगा। सही उत्तर ये है यहाँ पे। ये देखिए, जैसे वॉलीबॉल है तो 18x9 है, लेकिन ये है 20.124 है यहाँ पे। इसको हम विकर्ण बोलते हैं, यही इसको विकर्ण बोलते हैं। यहाँ पे आपका पोल है, यहाँ पे पोल है, ये है आपका 3 मीटर और ये यहाँ आपका 6 मीटर। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ के बीच की 9 मीटर और यहाँ से 9 मीटर 18, और ये होता है आपका 9, 18x9 मीटर होता है। नेक्स्ट होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित। ऑप्शन डी सही है। देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री मुख्य रूप से हॉकी और फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अगर इसमें फुटबॉल दिया, हॉकी नहीं दिया तो फुटबॉल पे लगा देंगे, और हॉकी और फुटबॉल दोनों दिया तो हॉकी पे लगाएंगे। जान लीजिए, हॉकी और फुटबॉल दोनों दिया है तो हॉकी पे लगाएंगे, और हॉकी नहीं दिया, फुटबॉल क्रिकेट वगैरह दिया है तो फुटबॉल पे लगाएंगे। कई खेलों से जुड़ा हुआ, लेकिन मुख्य रूप से फुटबॉल और हॉकी से यह संबंधित है, हॉकी और फुटबॉल से संबंधित है। मांसपेशी तंतु का समूह किसके द्वारा ढका होता है? तो पेरी जो मीशियम होता है, पेरीमीशियम के द्वारा ढका होता है। मांसपेशी फाइबर एंडोमेशियम द्वारा ढके होते हैं। प्रत्येक कंकाल मांसपेशी के अंदर बंडलों में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें लास्ट में इसको पेरीमीशियम कहा जाता है। इसको पेरीमीशियम कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगा। और मैं एक वीडियो लेके आना चाहता हूं जो सारे गेम से उसके जो मेजरमेंट है, एक वीडियो में नहीं आ पाएगा, 2 वीडियो में लेके आऊंगा। एग्जाम टल गया है तो उस पर मैं केवल गेम के मेजरमेंट पे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।